मुझे अक्सर लोग कहते थे ये आईएसआई का एजेंट है, ये मोदी का पोस्टर बॉय है चीमा साहब। जो मैंने देखी है नफरत वेजिटेरियन कौम की नजरों में देखा है, जो मेरे खून के और मेरे बच्चों के खून के प्यासे हैं, मैं डर के वापस आ गया और मैं कहा खुदा दा ना गया, शुक्र है अल्लाह की जात का कि पाकिस्तान मौजूद है। मैं ये मुसलसल चीखता था कि 1947 में डिवाइड करके हमने हासिल क्या किया। मैं आज भी एग्री करता हूं कि हम लुटमार हमारे जूनियर जो ब्रिटिश एजेंट जो ब्यूरोक्रेट है सीएसएस पीसीएस वाले ये लुट के लै गए ने, तो कुछ जो सीनियर लै गए ब्रिटिश एजेंट जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके ब्रिटिश लोगों से लैंड ली थी, जमीन ली थी, आज भी वो लूट रहे हैं। उनके ही पोते बैठे हैं असेंबलियों में लूट रहे हैं। अद्धे मिनिस्टर वो ही ने बड़े ब्रिटिश एजेंटों के जो लड़के हैं। और आपके सारे आपके जितने सीएसएस अफसर सारे जूनियर ब्रिटिश एजेंट है, लूट रहे हैं, दिहाड़ियां ला रहे हैं, मुसलसल ला रहे हैं दिहाड़ियां। लेकिन चीमा साहब फिर भी बेहतर सुख का साथ है जे मकान ते किराए ते लभ जांदा जे ना पाकिस्तान च। परले पासे ते तो आंदे घर वापसी आ जाओ, हिंदू बनो यार, यहां रहना तो हिंदू बनो। और चीमा साहब उसमें दर हकीकत आज बल्कि इसी से विश्व गुरु साहब को 30 डेज की इजाजत दी गई है कि आप रशिया से तेल ले सकते हैं। लफ्ज ये मेरा आपने नोट नहीं किया चीमा साहब? नहीं नोट। 56 इंच की छाती हो, विश्व गुरु हो, और साथ लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने 30 दिन की इजाजत दी है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं मोदी की ऑयल डिप्लोमेसी है ये। मोदी दी पैरां च पै के माफी मंगण वाली डिप्लोमेसी जे हो, राजी हो? हुण पैरां च पै के इजाजत लफ्ज आपने इस्तेमाल, इजाजत किसको दी जाती है? विश्व गुरु ने इजाजत की लोड़ होती, जरूरत होती है विश्व गुरु को। माई बाप इजाजत दे दें, अगर आप बुरा ना मनाए तो हम 30 दिन के लिए तेल ले लें, अगर आप बुरा ना मनाए तो ये इजाजत है चीमा साहब। चलो कोई नहीं, खैर चीमा साहब ये तो होता रहता है। लेकिन चले अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चीमा साहब इस वक्त अफगानिस्तान में आपका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है। मैं बड़ा खुश हूं इस चीज पे कि अफगानिस्तान में आपने भरपूर फायदा उठाया है और आपने टाइम बाय किया है। टाइम बाय किया है क्योंकि पठाना का कारोबार है, वो तो बाज नहीं आएंगे। उन्होंने आपने टाइम बाय किया, पटाखे पटूखे आपने जो छोड़ गए थे, साडा स्लीपी जो छोड़ गया था वहां, आपने उसका बंदोबस्त किया है। अब वो थोड़ा अरसा आपको वो इंतजार करेंगे कि नया कोई मुर्गा फंसा एक मुर्गा, विश्व गुरु फंस चुका है ना वो उस मुर्गे में। मेरे कल देख रहा था कुछ चैनल जो इस वक्त गुस्से में झाग छोड़ रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने कहा है अफगानिस्तान को असला दिया जाए, फौरन दे। असला कौन सा देना है? अपना तो थोड़ा असला चलता नहीं, अपने जहाज थोड़े डिग पेंदे। राफेल उड़ाने वास्ते राफेल बनाने वाले कहते हैं साढ़े जहाज चाहिए, थोड़े को उड़ते नहीं। चीमा साहब दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा, टीआरपी रेटिंग बंद कर दी गई 1 महीने के लिए। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि वो फेक चीजें इंडियन मीडिया फैलाता था इसलिए। ठीक, शुक्र है ये तो पता चल गया इनको कि फेक वो चीजें बनाते हैं। देखिए किस तरीके से एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा दुनिया का भूखा मुल्क अवाम को किस तरह बेवकूफ बनाता है। देखिए बुर्जुल अरब को गिरा दिया, कहते हैं दुबई खत्म, दुबई खत्म। हालांकि सबसे ज्यादा पैसा इनका। और दुबई को गिराने वालों ये सोचो दुनिया का वाहिद बार जो मंदिर है वो अबू धाबी के अंदर है। और ये कैसे वेजिटेरियन है चीमा साहब? मैं अगले दिन सोच रहा था जिन्होंने ये कैसी नई पार्टी है, कैसा ये आरएसएस का एजेंडा है, जिन्होंने मजहब को चेंज कर दिया इतना, जो वेजिटेरियन है चीमा साहब, जो कहते हैं जानवर को ना मारो इसको तकलीफ होनी। जैनिज्म देखो, बुद्धिज्म देखो, आज वो पूरी दुनिया के खून के प्यासे चीमा साहब। कभी वो अरबों का खून देखना चाहते हैं, कभी वो पाकिस्तान का खून देखना चाहते हैं, कभी वो बांग्लादेश का खून देखना चाहते हैं। ये क्या ड्रामा कर दिया है आरएसएस वालों ने। और जो बीजेपी को नहीं मानता वो हिंदू भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसका दुनिया में जिंदा रहने का हक ही कोई नहीं चाहिए। देखिए जुल्म, ये जुल्म देखें इस कौम के साथ क्या जुल्म किया गया है, और इस मॉडर्न टाइम चले। लेकिन इसको अगर सियासत कहा जाए तो आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं, मैं नहीं इसको सियासत कह सकता। आपने मजहब को इस तरीके से सियासत में ले आए हैं कि आज अगर कोई बंदा बीजेपी का नहीं तो वो इंसान ही नहीं, ये सियासत नहीं है चीमा साहब। अब उससे आगे चीमा साहब ये जो अगली बातें चल रही हैं चीमा साहब इस वक्त,
इजराइल के अंदर से भी खबरें नहीं बाहर बैन कर दिया गया है, मिडिल ईस्ट से भी उनको खबरें का बाहर नहीं जा सकती हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया यहां तो टीआरपी बंद कर दी है, अमेरिका की टीआरपी कब बंद करेंगे मुझे समझ से मेरे से बाहर है। इनको भी वो अमेरिका को जो टीवी देखते कोई नहीं। आज मैं देख रहा था अल जजीरा को देख रहे हैं सारे। वैसे भी अमेरिका के होटल्स में मैं आपके साथ कई दफा मैंने ट्रैवल किया तारड़ साहब, जाके केबल लाइए तो सिर्फ 4-5 अमेरिका के चैनल ही आ रहे होंगे ने, बाहर की दुनिया के चैनल ही अंदर कोई नहीं होते। ये भी अमेरिका की कोई खत्म हो चुका है। सीएनएन एक साइड का डेमोक्रेट पार्टी का बयानिया दे रहा है, फॉक्स जो है वो फार राइट का एजेंडा दे रहा है, दरमियान में चीज है कोई नहीं। चीमा साहब इस वक्त जमहूरियत डेड एंड पे पहुंची इस वजह से है कि फार लेफ्ट और फार राइट मिडल पे है ही कोई नहीं। मैं अर्ज कर रहा था चीमा साहब, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, हमेशा ये मैं कहता रहा हूं माजी के अंदर कि मैं सर्टेन चीजों पे डेमोक्रेट में फीलिंग्स हैं, सर्टेन चीजों पे हम रिपब्लिकन। आज वो चीज नहीं है। आज देखें, मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं एंटी वार पर्सन हूं, मैं इंसानियत सफरिंग के खिलाफ हूं चीमा साहब, चाहे वो हिंदू है, सिख है, यहूदी है, शिया है, सुन्नी है, जो कुछ भी, वो बाद में उसकी सफरिंग। किसी मां के बच्चे को किसी को मारने का कोई हक नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब भी 3 इलेक्शन में यही कहते रहे कि उनके दौर में, उनके पिछले डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर कोई जंग नहीं थी। इस जंग को शुरू करने से 3 दिन पहले अभी चीमा साहब उन्होंने 2 हफ्ते पहले बोर्ड ऑफ पीस का इजलास बुलाया। मैं खुद इसी चीज को फॉलो करता हूं। लेकिन अब अमेरिका किस चीज में ट्रैप हो चुका है ये मुझसे भी, मुझसे पूछने मैं किधर हूं आज। मैं डेमोक्रेट नहीं हूं लेकिन आई एम एंटी वॉर पर्सन। तो तारड़ साहब ट्रंप साहब ने ते 8 मुल्कां दे हमले करते ने, ये चंगे एंटी वार प्रेसिडेंट। तारड़ साहब इसका तो कोई जवाब नहीं। मैं खुद नहीं बल्कि इस वक्त चीमा साहब बहुत ज्यादा अमेरिकन, बहुत ज्यादा रिपब्लिकन, बहुत ज्यादा लोग इस वक्त चीमा साहब इसी सवाल पे खड़े हैं। ये आपने जो सवाल किया है, ये पादरियों से मदद ली जा रही है, दम करा रहे हैं व्हाइट हाउस के अंदर। वो बेसिकली राइट विंग रिलीजियस कंजर्वेटिव बेस को इंटैक्ट करना चाहते हैं कि ताकि ये बिल्कुल उसी बेस को कर रहे हैं जिस बेस के बारे में जॉर्ज बुश ने व्हाइट हाउस में बार वॉक करके कहा था कि मुझे खुदा की तरफ से इशारा आ गया कि तुम इराक से छोड़ जा। चीमा साहब 2 चीजें इस वक्त, अगर फेथ या रिलीजन अगर है तो वो सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, दूसरे तो वैसे ही एथियस्ट हो गए, भी नहीं करते ना चीमा साहब। अब वो अपने बेस को उन्होंने खुश करना है, बेस को खुश करना। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ये जरूर है कि जो करते हैं वो बेस को देखकर अपना सामने करते हैं, दूसरा वो उसके अलावा नहीं करते। लेकिन चीमा साहब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, दुख के साथ ये कहूंगा कि गाजा में आज भी जंग जारी है, निहत्ते फिलिस्तीनियों के ऊपर आज भी। और चीमा साहब जिस तरीके से उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन में की धज्जियां उड़ाई हैं उस जंग के अंदर, चीमा साहब मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि फूड को, खुराक को एज अ वेपन इस्तेमाल करके लोगों को उन्होंने भूख से मारने की कोशिश की है। उसका जवाब शायद हो सकता है यूनाइटेड नेशंस ना दे सके, शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ना दे सके, लेकिन नेचर बैकफायर्स ऑलवेज। और ये वो कौम करती रही चीमा साहब, ये वो कौम करती रही है जिनके ऊपर हिटलर ने तसल्लियां की, हॉलोकॉस्ट किया, ये वो कौम कर रही है हॉलोकॉस्ट। और मुझे दुख दूसरा ये है कि इन चीजों के ऊपर ना कोई किताब लिखी जाएगी, ना कोई मूवी बनेगी, ना बनी है ना बनेगी। एक चीज लास्ट में जो थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, लोग आज भूल चुके। कल एक अमेरिकन एनालिस्ट है, उसका मैंने सुना है, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक चीज अर्ज की थी। उसने एक चीज सामने रखी, उसने कहा अमेरिका अगर ईरान को अपना एलाय बनाता तो ही वुड बी अ बेटर एलाय। पूछे किस तरह? उन्होंने कहा ईरान ने अमेरिका के साथ मिलके ना, अमेरिका के इंटरेस्ट में आइसिस के खिलाफ जंग लड़ी। और आइसिस कौन थी? आइसिस वो थी जिन्होंने सितंबर 11 किया था। और उन्होंने कहा था कि ये सारे अरब कंट्रीज कौन थे? ये जो सारे आइसिस को सपोर्ट करते। उसने बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा। लेकिन जो है वो दूसरी साइड पे, अब मैं जो छोटी सी चीज उसने साथ इसी नरेशन के अंदर उसने ये बयान किया है, जरा बड़ी खूबसूरती जरा सुनिएगा। चीमा साहब ये कहते हैं कि डेथ टू अमेरिका वो नारा लगाते थे, डेथ टू अमेरिका। कहते हैं अमेरिका ने आज तक उनके साथ किया क्या है?
उस बंदे ने अपने उस ब्लॉग के अंदर रम्स फील्ड की तस्वीर लगाई जिसमें वो सद्दाम हुसैन के साथ शेक हैंड कर रहा है। वो कहता है अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, केमिकल वेपन्स के लिए सद्दाम हुसैन की हेल्प करता रहा। 3 लाख से ज्यादा ईरानी उस जंग में मारे गए थे। 3 लाख से ज्यादा। 3 लाख से ज्यादा फी जमाना दौर के अंदर किसी कंट्री के लोग मार दिए जाए और वो नारा लगे डेथ टू अमेरिका, तो उसी आपको साढ़े खिलाफ रहे। चीमा साहब, एक और बात है, और मैं सबसे बड़ी बात अर्ज करना चाहूंगा, किसी ने नहीं आज तक की बात। कुवैत से जब इराकी सोल्जर वापस जा रहे थे हथियार डाल के, लाखों के हिसाब से मारे गए थे जब वो सरेंडर करके जा रहे थे वापस। आज तक उसके बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के लिहाज में 70,000 के अंदर फलस्तीनी, 3.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। कोई आवाज उठाएगा उनके लिए? कोई आवाज उठा सकता है? वो मरीन अगले दिन कैपिटल पे अपना यूनिफॉर्म पहन के आके चीखता रहे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग इजराइल्स वॉर। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत उसका मैं जो लुबे लुबाब निकालना चाहता हूं, जो मैं सत काट के हर वेले रखना थोड़े सामने बार बार, और मैं फिर उसके बाद अपने डीएनए पे सोच के मैं चुप कर जाता हूं, शर्मिंदगी होती है। चीमा साहब तालीम के बाद दोस्तों, पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में भारत के प्रति कितना जहर भरा है, ये पहलगाम में जिहादियों के द्वारा मजहब पूछकर किए गए नरसंहार के बाद, भारत के ऑपरेशन सिंदूर और डिप्लोमेटिक मूव्स के बाद पाकिस्तान की कई रणनीतियां कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के कई टीवी पैनल और लॉबियस्ट अब खुलकर भारत के खिलाफ चेहर उगल रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है टकला साजिद तरार, जो लगातार इंटरव्यू और टीवी डिबेट में भारत और पीएम मोदी के खिलाफ नफरती बयान दे रहा है। टकले तरार की बातों से ऐसा लगता है जैसे भारत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी जो अपनी अंदरूनी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत के खिलाफ एक नफरती मूवमेंट चला रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान की हालत यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, आईएमएफ के भीख पर देश चल रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी भी कमजोर हो चुकी है। रोज कहीं ना कहीं तालिबान, डीएलए का अटैक हो रहा है और पाकिस्तान के फौजियों के साथ साथ बेकसूर आवाम की जाने जा रही है। जब देश के अंदर समस्याएं बढ़ती हैं, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए बाहर के दुश्मन की कहानी बनाई जाती है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर भारत की स्थिति आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और डिफेंस तीनों क्षेत्रों में भारत लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसी कारण कई एनालिसिस्ट कहते हैं कि भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक चेहरे और लॉबियस्ट परेशान दिखाई दे रहे हैं।